स्वागत है आपका दोस्तों मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन कैसे बनाना चाहिए। क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन जैसे हम लोग जैसे कहते हैं मल्टी यूज़र, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मल्टी यूज़र का तो है ही है, नो डाउट। लेकिन क्लाइंट सर्वर में क्या होगा कि जो एक मल्टी यूज़र भी लोग कहते हैं, लेकिन क्लाइंट सर्वर में जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारा डेटा दो जगह रहेगा। जैसे वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक मेरा एक मेरा डेटा होता है जो कि ये देखिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। एक वेब एप्लीकेशन में जैसे क्या होता है कि एक मेरा ये होगा वेब सर्वर और एक होगा मेरा डेटाबेस सर्वर, ठीक है। और उसको एक्सेस कौन करेगा? क्लाइंट करेगा। अब आप बात करोगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी दो चीज़ें आ गई। पहला, यहाँ पर दो ही चीज़ें आएंगी। एक आपका एक होगा कि जो नोड जो उसे यूज़ कर रहा है, और एक होगा आपका डायरेक्ट डेटाबेस सर्वर। यहाँ पे तीन चीज़ें नहीं आएंगी। मैं वापस रिपीट करता हूँ कि आपका है ना सिर्फ एक यूआई बेस रहेगा फॉक्स प्रो, और यहाँ पर ये रहेगा डीबी सर्वर। अब डीबी सर्वर आप XYZ कंपनी में होस्ट करवा लो, ठीक है ना। तो अब और इसका जो एडमिन एक्सेस है उसका यूआई अगर अलग बनाना है तो आप एक अलग से एडमिन यूआई भी बना सकते हो। एडमिन यूआई यानी क्या हो गया कि वो अलग है ना, एक क्लाइंट के लिए अलग अगर चाहिए कि क्लाइंट उसे मैनेज करे तो एक अलग से चाहिए, और एक एडमिन एक्सेस और एडमिन का भी एडमिन चाहिए। तो ये अपने ऊपर डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। अभी जैसे देखेंगे आप इसमें आके कि परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट थ्रू द क्लाइंट बेस, आप इसे थोड़ा पढ़ सकते हो। परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ये कि डेवलपिंग द विजुअल फॉक्स प्रो एप्लीकेशन, उसके अंदर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के अंदर देख रहे हो प्लानिंग द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, उसके अंदर ये ऑप्टिमाइज। आज मैं इसी चीज़ों पे ही डिस्कस करने वाला हूँ कि इसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, कि परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट जो है या कैसे बनाना चाहिए। मेरी तो ज़्यादा आपको ये मैं बताने के लिए आज मैं वीडियो में आया हूँ कि भाई आप हम उसे बनाए कैसे। और ये हाउ टू डिज़ाइन द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, हाउ टू डिज़ाइन मल्टी यूज़र एप्लीकेशन, ये सब लोगों के दिमाग में होता है। कई लोग सुनते हैं रिमोट एक्सेस पे कैसे, जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि देख रहे हो ये लाइन पढ़ो आप, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो क्रिस्टल क्लियर है कि जो रिमोट बेस डेटा सेट होता है उसमें हम कैसे काम करें। रिमोट डेटा इज़ अ सेट बेस। अभी ये मैं बार बार कहता आया हूँ कि भाई कि जो क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन होता है उसमें आप डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर ही यूज़ करो। अब इसमें सेट बेस्ड डेटा सेट जो बताया है, तो आप लोगों को शायद ध्यान से अगर आप सोचोगे तो अगर आप पुराने डेवलपर हो तो हम लोग है ना एक चीज़ यूज़ किया करते थे वीबी में, मतलब एडीओ में, एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट, जो जाके जब डॉटनेट आया तो एडीओ डॉटनेट बन गया। वहाँ पे रिकॉर्ड सेट हुआ करता था। जब वीबी को प्रमोट किया और इसे कमज़ोर कर दिया गया तो वहाँ पे रिकॉर्ड सेट था, वही आगे जाके कन्वर्ट किस में हो गया, डेटा सेट में। डेटा सेट क्या हो गया कि ये वर्चुअल डेटाबेस है और ये एक टेबल का रिकॉर्ड सेट है। तो ये उसी तरीके से बोल रहा है थ्रू द सेट बेस्ड डेटा एक्सेस, और उसी को ही मैं अभी आपको मैं एक समझाने वाला हूँ कि कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर, ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है, ठीक है ना। अभी देखिए कि जो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है उसमें अगर आप, मैंने तो इवन बोलते हैं ना कि 120 लोगों के साथ 120 पीपल्स आर यूजिंग दैट DBF बेस्ड मल्टी यूज़र एप्लीकेशन एंड इवन द क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। उस ज़माने में एफ ड्राइव यानी नोवेल नेटवर्क हुआ करता था, नोवेल। अब DBF डेटा जो है, DBF का जो डेटा है उसका लिमिटेशंस है, उसके सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ हैं कि आप DBF को राइट क्लिक करके एक्सेल में ओपन कर दो या व्यूअर मिल जाएंगे तो मामला, या तो आप DBF भी यूज़ कर रहे हो तो उसको इंक्रिप्टेड बेस यूज़ करो। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है MS SQL सर्वर ही यूज़ करो, कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं, मुझे बेस्ट लगता है। तो SQL सर्वर अगर यूज़ कर रहे हो तो आज की तारीख में
कुछ ऐसे ऐसे होस्टिंग कंपनीज़ है, अगर आप सर्च करोगे तो अगर आप एक डोमेन ले लोगे 500-700 रुपये का, और आपको वेब होस्टिंग भी मिल जाएगा। तो अगर डोमेन नहीं लेते तो वेब होस्टिंग भी लेके अगर आप करना चाहते हो तो MS SQL सर्वर जो है, अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी है तो उसमें भी अटैच कर सकते हो। तो SQL सर्वर आपको वहाँ पे 1-2 डेटाबेस 2 GB का एक्सेस बहुत हो जाता है। या तो आप एक्सेस में यूज़ करो या MySQL सर्वर ले लो। तो ये सब फॉक्स प्रो के लिए, विजुअल फॉक्स प्रो में बेस्ट है। ये देखिए ना, ये आप पढ़ेंगे तो इसमें भी यही दिया हुआ है कि SQL सर्वर के इसमें ये 2-3 जो लाइन है इसमें, जैसे इसमें भी बताया गया है कि आपको वहाँ से फेच करते लाना है। गलती से भी गो बॉटम किया तो आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये सब इन्होंने चूजिंग द क्लाइंट सर्वर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया है। फ़िल्टरिंग कैसा करेंगे, मैंने इससे एक वीडियो एक और भी बनाया है जिसमें फ़िल्टर में क्या यूज़ करना चाहिए, है ना। कोई लोग सेट रिलेशन ना यूज़ करके सेट फ़िल्टर टू यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो फ़िल्टरिंग इससे पहले एक वीडियो मैंने दिया हुआ है कि फ़िल्टर कैसे करेंगे। अच्छा, अभी सेपरेट मास्टर, अभी टैक्स मास्टर, आइटम मास्टर, अभी जैसे देखिए ये एक एप्लीकेशन है, ये देखिए ये, अब ये बहुत पहले बनाया था, जब ये कम से कम 15-20 साल उससे ज़्यादा ही जूना है ये। अभी आप देखेंगे जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ तो सारे रिकॉर्ड्स मेरे आ गए, देखो। और मैं ऊपर जा रहा हूँ तो देख रहे हो सारा थ्रू आउट चेंज होता जा रहा है ना, ये सब चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, कि ये जो चेंज हुआ है, ठीक है ना, ये सब कनेक्टेड है। या देख रहे हो ये मल्टी यूज़र है, रिकॉर्ड अनलॉक, देखो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, कर्सर की मूवमेंट चेंज हो रही है। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन आपको नहीं बोलूँगा, भले ये मल्टी यूज़र था, लेकिन मैं ये डिज़ाइन अभी नहीं सजेस्ट करूँगा। और आपको सजेस्ट करूँगा कि आप, जैसे आप देख रहे हो ये मैं बताता भी हूँ, ये मैं ऐड कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ कि टाटा डिफेंस कंपनी लिमिटेड, है ना, टाटा लाल, ठीक है ना, टाटा लाल डिफेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। अब मैंने ये टाइप किया तो देख रहे हो नॉट इन मास्टर। तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपके आइटम मास्टर या जो भी है मास्टर्स क्रिएट करने के लिए। तो आप सब कुछ मतलब इनबिल्ट भी बनाओ, तो इसमें क्या होगा कि आपका मास्टर का डेटा यहाँ आया और जैसे ही बाहर गए सेव कर दिया। और अगर आपका दूसरे शब्दों में कि क्लाइंट एप्लीकेशन बन रहा है तो टैक्स मास्टर, अगर किसी को हम ऐसे डिवीज़न ऑफ लेबर भी करेंगे कि भाई अगर आप मास्टर हैंडलिंग ये करेगा, ये मास्टर डाल के देगा तभी ही बिल बनेगा। ऐसा भी कोई कंपनियों में सिस्टम हुआ करता था कि कंपनी जो भी नहीं आएगी वो ये रजिस्टर करेगा। तो मास्टर हैंडलिंग भी सेपरेट रख सकते हो, इन हाउस रख सकते, इन हाउस है ना, इन मॉड्यूल के अंदर ही अगर आप यस कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं टाटा लाल ये डिफेंस कंपनी लिमिटेड, और आप यहाँ पे जो भी इसके बाद जो बिल डालोगे, है ना, जो भी एड्रेस डालोगे वहाँ पे सेव हो जाएगा और चला जाएगा वहाँ पे। तो ये चीज़ें कैसी, जैसे देख रहे हो अभी मास्क लेजर ओपन हो गया है, देखो यहाँ पे। तो ये जो चीज़ देख रहे हो कि ये अपने ऊपर है कि क्लाइंट सर्वर में हम कैसे काम करें, ठीक है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि MS SQL में आप यूज़ कीजिए और व्यू ऑन ऑफ पे ज़्यादा ध्यान दो कि कब मुझे व्यू ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग मालूम है SQL सर्वर में हम लोग व्यू बनाते हैं, है ना, तो वैसा ही व्यू आप अपने यहाँ पे रेडीमेड बना के लेके आओ और वहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले करो। यानी आप अपने प्रोग्राम में ही पहले प्रोसेस कर लो और प्रोसेस करके उसको DBF में कन्वर्ट कर लो और उसको वहाँ पे ऑन ऑफ ही सीधे दिखाने का काम हो। दूसरे में लास्ट यहाँ पर आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन में, जैसे मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ तो मुझे सारे रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, गलत है। या तो 30 डेज़ का यहाँ पे ऊपर बता दो, जब एडिट होगा ना तो एक पैनल डाल के यहाँ पे बताओ आप। ये जैसे देखिए मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आप बताइए कि भाई आप एडिट या डिलीट कोई जाएगा तो आपका जो डेटा है वो लास्ट 30 डेज़ का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे डेट रेंज, अगर किसी को आगे के या पिछले डेट का चाहिए तो यहाँ डेट रेंज डाल के और ये बटन पे ओके करें। तो क्या होगा
कि उसी रेंज का डेटा आएगा। तो क्या हो गया, अगर कहीं कहीं पे एक दिन में 25 बिल बन रहे हैं तो महीने के कितने बन गए, 10 दिन में 250 बिल बन गए, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि डेटा आपका, मतलब यहाँ पे पूरा डेटा लाने की कोशिश मत करो, आप उसे यहाँ 30 डेज़ का लास्ट बाय डिफ़ॉल्ट लाओ। अगर या तो दूसरा एक और हो सकता है कि डोंट डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन एडिट मोड एंड, और उसको आप किस में लेके आओगे, फेच करके लास्ट टेम्पररी टेबल में। और दूसरा एक और चीज़ है कि एडिट डिलीट, अगर आप ये सर्च फैसिलिटी नहीं बनाना चाहते तो आप उसके अंदर सर्च वैल्यू भी दे सकते हो डायरेक्ट। यानी जैसे कि ये मेरा मॉड्यूल है, तो अब मैं यहाँ पे मैं वापस से बनाता हूँ। जैसे मैंने ये बनाया और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, बिल नंबर। तो ये मैंने बिल नंबर ऐसे हेडिंग दी और यहाँ पे उसे कहा यूज़र को कि भाई अपना बिल नंबर डालो, और यहाँ पे ये सर्च बटन बन जाएगा कि सर्च। तो इससे बेनिफिट क्या होगा आपको मालूम है कि वो बिल नंबर अगर है तो सामने आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, और आपका सिर्फ एक ही रिकॉर्ड एसक्यूएल सर्वर से या जो भी आपका डीबीएफ फाइल है, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, वहाँ से सिर्फ फेच होगा एक टेम्पररी टेबल में, या आपका एक व्यू बना हुआ है तो व्यू के माध्यम से भी लेके आ सकते हो। तो सिस्टम पे बर्डन कम आएगा, ठीक है। और बाकी का जो 30 डेज़ का डेटा या बंच जो बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा कि एक जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग पैकेज है, उसमें कुछ F2 या कुछ करते हैं तो, या कुछ फंक्शन की दी हुई रहती है जिसमें उतने ही पीरियड का डेटा वो देख पाते हैं। तो उतने ही अगर टेम्पररी टेबल में डेटा आ जाता है तो आप अपना नेक्स्ट, प्रीवियस, टॉप, बॉटम ये कर सकते हो। देखिए ये भी वो चीज़ बता रहा है, देखो ये गो बॉटम में उन्होंने यही चीज़ लिखा है, वाइल दिस मेथड नेविगेटिंग द रिकॉर्ड्स कुड देख रहे हो, शुड बी यूज अगेंस्ट द रिमोट डेटा, इट कैन बी सफिशिएंट अगेंस्ट द लार्ज रिमोट डेटा स्टोर। ये थोड़ा पढ़िएगा तो इसमें आपको हेल्प आएगी, ठीक है। दूसरा, ऐड न्यू रिकॉर्ड्स जो आपको करना है, जैसे कि मैं ये ऐड कर रहा हूँ, समझ लो जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ कि फुल नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, या मैं जो भी ऐड कर रहा हूँ, और मैं जब इसे सबमिट करता हूँ यानी सेव के बटन दबाता हूँ, तब आपका वैलिडेशन तब एग्जीक्यूट होना चाहिए, ना बल्कि हर बार टैप किया तभी हो जाए, नहीं, एक साथ वन टाइम पे आप वैलिडेशंस के लिए, हाँ लेकिन जैसे फ़ोन नंबर है वहाँ न्यूमेरिकल डेटा ही चाहिए, डेट ऑफ बर्थ में डेट ही चाहिए, वो आप वहाँ पे इनपुट फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अपने फॉक्स प्रो में है, ठीक है। लेकिन जो डेटाबेस के साथ जो वैलिडेशंस लेना है वो सबमिट बटन पे लेना है, और वैलिडेट करने के बाद आपका एक्चुअल टेबल ओपन होगा, एक क्या बोलते हैं इसे, सीप की तरह, सीप होता है ना जिसमें मोती होता है, वो होगा, मुंह खोलेगा और उसके बाद वो डेटा ले लेगा, और आपकी जो टेम्पररी टेबल है वापस वो ब्लैंक हो जानी चाहिए। तो टेम्पररी टेबल में एक डाल दो और उसके बाद उसको मूव कर दो लाइव टेबल पे। तो इससे क्या होगा, वैसे ही आपको एडिट में भी करना है, एडिट डिलीट के अंदर भी, कि आपका जैसे ही ओपन हुआ कामकाज, मतलब जैसे मैंने इधर थोड़ी देर पहले एडिट के लिए बताया, आप या तो डेट रेंज पे चलो या पर्टिकुलर से बोलो कि भाई एडिट कौन सा बिल नंबर करना है, डिलीट कौन सा करना है, और उसके बाद उसको टेम्पररी टेबल में उतना ही एक ही रिकॉर्ड आपको लाने में कुछ टाइम नहीं जाएगा और ये हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। लेकिन दूसरा एक चीज़ और है इसमें, मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि मैं ये प्रैक्टिकल, ये जो मेरे बनाए हुए एप्लीकेशंस हैं, ये मैं आपको, मतलब ये मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। आप अपने जब एप्लीकेशन अभी नए बनाओ, अभी देखिए डीबीएफ तो यूज़ करना नहीं चाहिए, तो ये मेरा सुझाव है कि आप एसक्यूएल डेटाबेस के साथ बनाओ या तो एक्सेस के साथ बनाओ। क्यों? क्योंकि देखिए अगर एसक्यूएल डेटाबेस के साथ आप बनाते हो तो आपको बेनिफिट क्या आएगा कि वो सर्वर बेस है, तो आपका सिर्फ यूआई ही आपको लेके जाना होगा, आपका ईएक्सी रहेगा और यूआई रहेगा बस। बाकी का एसक्यूएल सर्वर तो आप कोई भी रिमोटली आप www करके जहाँ पे होस्ट किया वहाँ पे भी आप टेबल मैनेज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, एक फाइल बेस्ड डेटाबेस और एक होता है सर्वर बेस्ड डेटाबेस। तो अगर आप सर्वर बेस्ड डेटाबेस पे जाओगे, जैसे रिमोट एक्सेस या रिमोट डेटाबेस पे काम करोगे, दैट विल मच मोर बेटर एंड फास्टर। ठीक है, तो
मैंने ये कोशिश की है कि मैं बताऊं कि ये कैसे हम लोग करेंगे।